नमस्कार बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के पेपर 2 के बारे में। इससे पहले इतिहास के पेपर 1 का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इतिहास के पेपर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था? नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आपने अध्ययन किया था, मतलब कि उसका सिलेबस मैंने आपको बताया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में बीए के 5th सेमेस्टर में। अगर आप हैं तो आपको, अगर आपका सब्जेक्ट जो है इतिहास है, केवल इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, तो इतिहास, मध्यकालीन इतिहास यानी हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस ये नहीं है। ये है मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस, यानी कि मध्यकालीन इतिहास का, या जिसको आप केवल इतिहास कहते हैं उसका सिलेबस है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी में आपको पढ़ना क्या है पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 में चूंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पेपर 2 के कई पार्ट हैं, इसमें जो पार्ट आपको एक प्रकार से पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815, ये आपका एक प्रकार से पढ़ना है। हालांकि इसको अलग अलग विश्वविद्यालय में कुछ अलग अलग जो है पेपर 2 में कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसको मैं एक आध दो पेपर जो और इसके हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा, अगर एक प्रकार से मुझे लगेगा, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो आप बताएंगे कि आपका पेपर कौन सा है। हालांकि यही पढ़ना पड़ता है अधिकतर विश्वविद्यालय में, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, 1453 से लेकर के 1815 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, विश्व के इतिहास के बारे में। तो विश्व का जो आधुनिक विश्व का इतिहास है 1453 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक का इतिहास, यही आपको जानना है। बीए के 5th सेमेस्टर में सभी विश्वविद्यालयों में इतिहास पेपर 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2024, 25, 26 सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालय के लिए। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से जो है चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। देखें, पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भैया? पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना किस तरीके से थी, यानी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप इन द अर्ली 15th सेंचुरी। यानी 15वीं शताब्दी के शुरुआत में, 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1400 ईस्वी से शुरुआत की बात करें तो 15वीं शताब्दी की शुरुआत का मतलब क्या होता है? 15वीं शताब्दी की शुरुआत का मतलब होता है 1401 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1450 ईस्वी के आसपास, इसी को प्रारंभिक इरा बोलते हैं। तो इस दौरान एक प्रकार से यूरोप की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी या जो रिलीजियस सिचुएशन थी या संरचना थी, स्ट्रक्चर था, वो कैसा था, पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान किस तरीके से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, कुस्तुनतुनिया पर एक प्रकार से अधिकार हो जाता है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं विधिवत तरीके से अध्ययन करवाने वाला हूँ अब की बार, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको चीज़ें के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो भी समझाऊंगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं चैप्टर 1 से, उसको भी मैं लगे हाथ समझा दूंगा। यानी चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी बता दूंगा। देखिए, दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के बारे में। इस पुनर्जागरण का क्या कारण रहा, क्यों पुनर्जागरण हुआ, इसके अलावा इसकी क्या विशेषता थी पुनर्जागरण की, और इसका क्या प्रभाव पड़ा पूरे के पूरे यूरोप पर, यूरोप पर ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास पर या पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ा एक प्रकार से इसका प्रभाव। जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पुनर्जागरण जिसको आप रेनेसा बोलते हैं, ये रेनेसेंस लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते क्या है? रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, दोबारा से उत्थान होना, ठीक है। तो रेनेसा की अगर बात की जाए तो इट्स काउजेज, फीचर एंड इम्पैक्ट, यानी इसका कारण क्या रहा, किन कारणों से जो है रेनेसा आया यानी पुनर्जागरण आया, और क्या क्या विशेषताएं पुनर्जागरण की रहीं, और क्या क्या प्रभाव डाल के गई पुनर्जागरण, या क्या क्या प्रभाव डाला पुनर्जागरण ने, इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में पहुंचेंगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन बहुत सारे चल रहे थे उस दौरान, ठीक है। 1453 के बाद से 1500 या 1600 के आसपास बहुत ज़्यादा धार्मिक आंदोलन यूरोप में हो रहे थे, यहाँ भारत में भी ये आंदोलन, धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। तो यूरोप में धार्मिक आंदोलनों में बेसिकली मार्टिन लूथर की बड़ी भूमिका रही है। मार्टिन लूथर की जो भूमिका रही है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिक सुधार में जो एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट नीति थी उसके विरोध में, मतलब सॉरी, कैथोलिक नीति थी, उसके विरोध में प्रोटेस्टेंट नीति जो आई वो इन्हीं के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा आई, ठीक है। तो वो क्या था, वो किसके बारे में विस्तार से क्या क्या चीज़ें बताई मार्टिन लूथर ने, क्या क्या सुधार किया, क्या क्या रिफॉर्म किया, सब कुछ बताएंगे। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर,
पूरा विस्तार से जानने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी जो बनेंगे यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मॉडल पेपर्स, महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, ये सब आपको मिलती रहेंगी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप अभी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हो शुक्ला स्टडी पॉइंट, मैं हूँ शिवम शुक्ला और आपको इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस देता रहता हूँ। चले, धार्मिक युद्ध, जो धर्म को लेकर के युद्ध लड़े गए यूरोप में, उसके बारे में समझेंगे। खास करके एक 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया, धार्मिक युद्ध यही है। 30 वर्षीय युद्ध पूरा विस्तार से हम समझेंगे। यहाँ पर समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन 30 वर्षीय युद्ध के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। रिलीजियस वारफेयर, जो द 30 ईयर्स वार, इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसके अलावा 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड में गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई इंग्लैंड में। इंग्लैंड की क्रांति जो हुई है, जिसको औद्योगिक क्रांति बेसिकली कहते हैं, जिसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। चूँकि इंग्लैंड की जो क्रांति हुई है ये एक प्रकार से उद्योगों में विकास हुआ है। उद्योगों में विकास के साथ साथ समाज में परिवर्तन हो गया। चूँकि एक प्रकार से जब उद्योगों पर एक प्रकार से अभी तक जो काम मनुष्य कर रहा था कम समय में और एक प्रकार से एक दीर्घकालीन प्रक्रिया में कर रहा था, वही काम एक प्रकार से अब मशीनें कम संख्या में या कम खर्चे में अधिक से अधिक सामान तैयार करने लगी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक प्रकार से समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया और कुल मिलाकर के इंग्लैंड में क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति। उसी को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं औद्योगिक क्रांति कहते हैं? चूँकि उद्योगों का विकास हुआ। बिना एक बूंद खून गिरे ही, बिना एक बूंद खून गिरे ही पूरा का पूरा समाज बदल दिया इंग्लैंड की क्रांति ने। गौरवपूर्ण क्रांति का, औद्योगिक क्रांति का केवल इंग्लैंड की ही जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि समूचे यूरोप और समूचे विश्व पर उस दौरान यूरोप की एक प्रकार से इस मतलब इंग्लैंड की इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। ठीक है। और कैबिनेट प्रणाली के बारे में समझेंगे। कैबिनेट प्रणाली का जो विकास हुआ इंग्लैंड की क्रांति के बाद, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंग्लैंड, पूरा विस्तार से जानेंगे हम लोग। इसके बाद में अगली जो क्रांति आएगी वो वही यही क्रांति है 17वीं 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति जो हुई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। ये इंग्लैंड से संबंधित है बेसिकली, लेकिन इंग्लैंड में हुई क्रांति ये पूरे यूरोप में एक प्रकार से आग की तरह फैली। और आग जो है आप समझते हैं यूरोप में फैली तो पूरा का पूरा एशिया और अमेरिका सब कुछ इससे प्रभावित हुआ। यूरोप के कंट्रीज़ का इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसे तमाम देश थे जिन्होंने एक प्रकार से संपूर्ण विश्व को अपने चंगुल में जकड़ना प्रारंभ कर दिया। हर एक क्षेत्र में जा करके एक प्रकार से अपने दबदबा कायम करने लगे, हर एक देश को अपना उपनिवेश बनाने लगते हैं। तो ये सब पूरा विस्तार से हम जानेंगे। इसके बाद में 7वें चैप्टर में हम लोग अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी क्रांति से कई प्रश्न परीक्षा में आएंगे और औद्योगिक क्रांति से भी खूब आएंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, कैसे क्या हुआ, पूरा एक कहानी की भांति आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, किन रीजन से हुआ, इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, विश्व बंधुत्व की बात इसमें करी गई, समानता की बात करी गई, स्वतंत्रता की बात की गई। बेसिकली फ्रांस की क्रांति के 3 नारे थे, भ्रातृत्व मतलब कि विश्व बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की बात पहली बार किसी क्रांति में की गई तो वो क्रांति थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति भी एक प्रकार से एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ संपूर्ण विश्व में भ्रमण करती रही। मतलब पूरे संसार में इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, पूरे संसार में इसका प्रभाव आपको दिखेगा फ्रांस की क्रांति का। ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई इसका क्या कारण रहा, इसका क्या महत्व है और इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरे संसार पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा मेरे हिसाब से। फ्रेंच रेवोल्यूशन काउजेज, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, तो पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करें। क्या था, क्या क्या नीतियां बनाई गई, इसमें सब कुछ समझने का प्रयास रहेगा। ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर है आपका 9वां नंबर चैप्टर, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये एक सुधारवादी विचारक था। तो इसने क्या क्या सुधार किया, इसकी जो एक सिद्धांत है महाद्वीपीय व्यवस्था को लेकर के इसने सिद्धांत दिया। इसकी महाद्वीपीय विस्थापन मतलब महाद्वीपीय व्यवस्था का जो सिद्धांत है इसके बारे में जानेंगे। और उसकी जो विदेश नीति थी नेपोलियन बोनापार्ट की, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट रिफॉर्म्स, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड हिज फॉरेन पॉलिसी, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी नेपोलियन बोनापार्ट की, उसको समझेंगे, पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से मात्र इतना सिलेबस आपको जानना है, पढ़ना है।
ठीक है। तो ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा, मतलब कि अभी तक नहीं देखा है, तो इन 9 चैप्टर्स के माध्यम से 9-10 चैप्टर के माध्यम से हम लोग पूरा सिलेबस आपका कवर कर देंगे और कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ ही साथ में मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ अगर आप जुड़े हैं, निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार से विस्तार से मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा। और इससे पहले इतिहास का पेपर 1 जो था 5th सेमेस्टर का BA के, उसको भी मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया पेपर 1 का, जिसमें आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जानना था। किसके बारे में भैया? नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद की एक प्रकार से जो चिंगारी उठी, वो कहाँ से उठी, किस तरीके से उठी, पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमको संपूर्ण चैप्टर की वीडियो चाहिए। इसके अलावा आप जो है कमेंट और लाइक जरूर करें, और अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। वो वाली काम मत करिएगा जो एक प्रकार से आप लोग करते आए हैं शुरुआत से ही, कि लीजेंड आफ्टर वाचिंग 1 डे बिफोर एग्जाम, ऐसे कमेंट करते हैं बहुत सारे बच्चे कि इतने, मतलब अब की बार तो मैं यही कमेंट देख देख के परेशान हो गया कि लीजेंड आर वाचिंग ये फला फला फला, ठीक है। हालांकि आप लीजेंड हो, मैं इसमें शक नहीं करता हूं कि एक दिन में पढ़ के पास हो जाते हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आगे चल करके MA अगर करेंगे, PhD करना चाहेंगे, या नेट JRF की परीक्षा देना चाहेंगे, या फिर TGT PGD का एग्ज़ाम देने के लिए सोचेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें और विस्तार से पढ़ें, चीज़ों को अच्छे से जानकारी लें। धन्यवाद।